हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय वापस से आपको जो मैथ्स का सेशन चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार क्या है, मैं मैथ्स को काफी अच्छे से बताऊंगा, डिटेल सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। बेसिक्स और जो जिनका मैथ अच्छा होगा, फास्ट कैसे बना सकते हैं उनको जानना होगा कि फास्ट कैसे बना सकते हैं, अप्रोच क्या लगाना होगा एग्जामिनेशन में, वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो क्लासेस होगा ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। एसएससी का भी जीडी का एग्जाम होने वाला है, जीडी के लिए भी क्लासेस होगा। इसमें सिर्फ रेलवे के क्वेश्चंस नहीं है, जो भी अच्छे क्वेश्चंस लेटेस्ट पूछे गए हैं टीसीएस के साइड से, जैसे कि अभी लेटेस्ट टीएचएसएल का क्वेश्चन हुआ है, और साथ में जो अभी झारखंड में हुआ सीजीएल का एग्जाम, उसके भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। काफी अच्छा सेशंस होगा, सेशंस को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो डेली आएगा, ठीक है। तो अगर आप या आपके फ्रेंड या आपके घर वाले में किसी प्रिपरेशन करते हैं जो कि रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे एनटीपीसी है, फॉर्म आ गया है, साथ में आपका एलपी है, टेक्नीशियन है, इनके लिए भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि स्लोगन है कि सभी के लिए ये क्लासेस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास पे चलने से पहले थोड़ा सा एक जानकारी दे देते हैं। अगर आप लोगों को मार्केट से बुक लेना है रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप एनटीपीसी के लिए लेना है या फिर किसी जैसे आईपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऐसा किसके लिए लेना है, अलग अलग बुक आया हुआ है किरण पब्लिकेशन के साइट से, आप ले सकते हैं। एक मैथमेटिक्स का काफी अच्छा बुक है जो कि चैप्टर वाइज है। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है तो आप चैप्टर वाइज बुक ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। अगर आपको सिर्फ एनटीपीसी के लेना है तो सिर्फ एनटीपीसी के ले सकते हैं। 2021 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 2020-21 जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम इस पे सॉल्यूशंस पे चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि तीन आदमी या का मतलब होता है ना कि जितना भी तीन आदमी काम कर सकते हैं उतना ही काम छह आदमी कर सकते हैं। छह लड़का बोला है, उतना ही काम छह लड़का कर सकते हैं, मतलब दोनों का इफिशियंसी इक्वल होगा, ठीक है। अपना काम 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को छह आदमी 8 लड़का मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है तो हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्या बोला है कि तीन आदमी मतलब थ्री मैन जितना काम करता है उतना, या का मतलब इक्वल काम होता है, उतना ही काम छह बॉय मिलके कर देगा। तो मैन से बॉय का अगर हम अनुपात निकालेंगे इफिशियंसी का, वो कितना हो जाएगा, 6:3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। यहां तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2:1 मतलब क्या है कि मैन का इफिशियंसी 2 है तो बॉय का इफिशियंसी 1 है, ठीक है। अब बोला गया है आप किसी से निकाल दिया टोटल वर्क कैसे निकलता है भाई, ये सब फॉर्मूला लिखते चलिएगा, काम आएगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इफिशियंसी इनटू डे, कितना दिन में काम समाप्त किया। जैसे हम अगर लेके चलते हैं सिर्फ आदमी के लिए, तो 3 आदमी बोला गया है, तो 3 मैन आदमी का इफिशियंसी कितना है, 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। कितने दिन में समाप्त किया है काम, 20 दिनों में समाप्त किया, 20 दिन मेंशन किया हुआ है। टोटल काम हम यहां से निकाल दिए, कितना हुआ, 120 हो गया टोटल काम 120 हो गया। अब इसी टोटल काम को 6 आदमी को और 8 लड़के को करवाना है, तो कैसे होगा, यही सेम फॉर्मूला से लगेगा। इसमें अब क्या लगाएंगे, डे इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 120 है, इफिशियंसी कितना है, 6 लड़का है तो 6 आदमी है, सॉरी आदमी 2 काम करते हैं, प्लस 8 लड़के हैं 1 काम करते हैं। यहां पे लिख देंगे 120, यहां पे कितना आ जाएगा, 12 + 8 आया कितना, 120 डिवाइडेड बाई 20। तो काट कितने बार में सकते हैं, 20 × 120, मतलब 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 6 डेज कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन 6 डेज आपका ऑप्शन ए में दिया है, 6 दिन, यही आपका सही आंसर होने वाला है, जो कि सही सटीक आंसर होगा। आप ये लगा के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बेसिक से ही बनाया, और जो भी क्वेश्चन कम टाइम में बनाने वाला होगा, आप कुछ स्टेप को नहीं लिख सकते हैं तो ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। और एक और, हाँ, इसका जो भी पीडीएफ होगा ना, वो क्लासेस जैसे ही अपलोड होगी ना उसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ना सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर आधार से सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है, एनटीपीसी 2020 में आया हुआ है। तो हम इसको चलिए बनाते हैं। बोला क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज, पहले कितना त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है 3 होता है, ठीक है।
एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका दो भुजा इक्वल है। द्वि बोला ना, दो मतलब कि दो भुजा इक्वल हो। तो हम लेते हैं दो भुजा इक्वल है, मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ए बी और ए सी इक्वल है। बोला गया है इस समान भुजा, समान भुजाओं का दिया हुआ है 5 5, ये भी 5 5 है। अब क्या बोला है, इसका बेस जो है वो दे दिया है 8, बेस दे दिया है 8। अब बोला है बेस के अकॉर्डिंग हम लंब खींचेंगे, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहां तक तो पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मान लेते हैं डी, ठीक है। ये हो गया। अब आपसे पूछा आधार से उसके सम्मुख के शीर्ष की ऊंचाई, मतलब ये वाला एडी का मान आपसे पूछा गया। आपसे क्या पूछा है, एडी का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है एडी का मान निकालने के लिए। इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आधार जो इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड जिस अनुपात में बढ़ता है परपेंडिकुलर उसी अनुपात में उसको बांटता है, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना है, 1:1 है। इसका अनुपात ये भी बटेगा 1:1 में, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 2:, 2 का मान हो गया 8, 1 का मान 4 हो गया। यहाँ इसका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, किसमें, ए बी ए डी में चलते हैं। बी ए डी में क्या हुआ, बी ए डी में हम लोगों ने क्या देखा कि 90 डिग्री पे है। कौन 90 डिग्री पे है, एडी 90 डिग्री पे है, एडी 90 डिग्री है, और साथ में यहाँ पे बी दिया हुआ है, और एबी का मान 5 दिया हुआ है, और डीबी का मान 4 दिया है। आपसे ये पूछा गया ये क्या होगा, एडी। एडी हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये 4 है या 5 है तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ये तो अब बेसिक से। अब देखिए जो फास्ट बनाने वाले हैं वो कैसे बना सकते हैं, हम इतना प्रॉपर्टी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज दो इक्वल साइड में बांटता है। तो 5 5 है, इसको बांटेगा 8 है टोटल, तो 4:4 में बांट देगा। इसका 4 सेंटीमीटर, उस साइड का 4 सेंटीमीटर। अब हम ट्रिपलेट देखेंगे, 4 5 3 का ट्रिपलेट होगा 3 4 5 का, तो 3 सेंटीमीटर आंसर होगा। बिना फिगर का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली बना के ऑप्शन बी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि .232323, यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 है ना, ऐसे रिपीटिंग डेसिमल है, ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा। तो यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल क्या है, वो आपका पॉइंट के बाद 2 और 3, 2 और 3 क्या है, रिपीट होता है, संख्या है, रिपीट होने वाली संख्या है। इसको हम कैसे लिखते हैं, जो संख्या रिपीट होती है ना पॉइंट के बाद 2 अंक पे लगा हुआ रिपीटिंग डेसिमल का साइन, तो जितना पे लगा होगा उतना 9 लिखते हैं। तो इस पे कितना लगा, 2 बार में लगा हुआ, तो हम संख्या को सेम लिख देंगे 23, 2 अंक पे लगा हुआ तो 2 9 लिख देंगे उसके बदले। आंसर क्या आ जाएगा 23/99, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ 23/99, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, ठीक है। तो 4% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी में बेचना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। हम वस्तु का हमको पता नहीं है कि यहाँ पे बोला गया बेचना, लेकिन खरीदे कितना वो हमको पता नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि हम क्या लिखेंगे कि लेट, या फिर हिंदी में लिखते हैं कि माना सीपी 100 है, ठीक है, माना सीपी 100 है। अब आपसे बोला है कि 8% की हानि हुई है। जब इसको सेल किए हैं तो 8% का हानि हुआ है, मतलब हम इसको सेल कितना में किए हैं, 92 में सेल किए हैं। यहां तक परफेक्ट है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है इसी सामान को 4% लाभ पे बेचने पर क्या होगा, इसी को हम 4% लाभ पे बेचेंगे। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, 104 होने वाला है। 104 पे क्या होगा पहले, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है इस 92 का मान दे दिया है, कितना बेचे 138, आपके 104 का मान पूछा है, 104 का मान निकाल दें, क्या होगा 138 मान है। अगर आपका 92 का 104 का मान निकाल देते हैं, यहां से काट लेते हैं, कटेगा किससे, 41 से कटेगा ना, नहीं 23 से कटेगा। पहले हम नहीं कट रहा ना, तो इजी टर्म में 4 से काट लेते हैं पहले। 4 दूना 8, 4 23 बार में कट गया, 26 बार में ये कट गया, 23 से ये कट जाएगा। 23 से कितने बार में कटेगा,
6 बार में ना, 6 बार में कट जाएगा, 23 छक 138 होता है, तो 26 छक आपसे पूछा गया है, लास्ट का डिजिट 6 आएगा, 6 छक 36, लास्ट का 6, एक ही ऑप्शन में है 156, 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 156 आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्टकट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए फाइनली वस्तु को कितने में बेचना है, अब शॉर्टकट वाला देखिए कैसे बनाएंगे, जो शॉर्टकट खोजना चाहते हैं, इस वस्तु को बेचना है 104 में, अगर हम शॉर्टकट बनाते हैं तो देखते हैं कैसे। अगर हम इसी वस्तु को कितने में सेल करना है भाई, 4% का लाभ में सेल करना, मतलब 104 में सेल करना है, ठीक। 104 का मतलब क्या होता है, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 8 104 होता है, ठीक है। तो 13 से 104 होता है, इस टर्म में 13 का मल्टीपल नहीं है संख्या में, मतलब कि आंसर जो आने वाला है 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सिंगल है 156, यही मल्टीपल है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं कि 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, BAC का मान 30 है, BAC का मान 30 है, ABC का मान 50 है, CDE का मान, CDE, ठीक है, CDE का मान 25 दिया है आपका, AED का मान पूछा गया है, AED इसका मान पूछा गया आपसे, क्या होगा, AED का मान पूछा है ना, ये वाला AED, ये वाला बाहर वाला, बाहर वाला का मान आपसे पूछा गया है। अगर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं तो बाहर वाला का मान पूछा, आप ज्वाइंट कर देते हैं इसको, इस तरह से अगर हम ज्वाइंट करते हैं इसको तो इस साइड का मान पूछा गया है आपसे, ठीक है। ये मान निकलेगा कैसे भाई, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से वीडियो को सिर्फ देखते रहिएगा। इसको बड़ा कर दे क्या फिगर को, 1 मिनट बड़ा कर देते हैं इसको, 1 मिनट इसको बड़ा कर देते ताकि समझने में आसानी होगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया हुआ क्या पूछा गया है आपसे, किसका मान, आपसे पूछा गया है इसका मान, यहां पे क्या होने वाला है ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक प्रॉपर्टी सिर्फ हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के 3 कोनों का योग 180 होता है, बस तीनों कोण 180 होता है। अगर हम चलते हैं पहले ABC में, ABC में चलते हैं, ABC में ये 30 है, ये 50 है, तो दोनों 80 हुआ, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ध्यान से देखिएगा ये 100 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जब 100 हो गया, अगर एक लाइन पे मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 180 बनता है एक लाइन पे, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, ये 80 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये 80 हो गया। अगर ये 80 है, ये 125 है, तो ये कितना होगा, 80 या 25 105, ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अगर ये 75 है तो ये कितना हो गया 105, तब ना 180 होगा भाई, 105 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है, 105 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 105 इसका राइट आंसर होने वाला 105। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएं भाई, शॉर्ट में बनाने का तरीका ये है, यहां पे आप देख सकते हैं 30 50 80, 80 या 25 कितना हुआ 105। एक्सटीरियर एंगल करेंगे, देखिए बाहर कोनों का योग क्या होता है, अंदर के दो कोनों का योग का इक्वल होता है, अंदर का दो कोण कितना 80 या 25, 105, 105 इसका डायरेक्ट आंसर होगा, 105 आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उस पर अंकित संख्याओं के योग का नोट किया गया, तो योग के 12 होने 12 होने का प्रायिकता क्या हो गया। एक पासा में होता है ना, एक पासा जो होता है उस पर अंकित संख्या कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6, इतना टोटल कितना संख्या होता है उस पर 6 संख्या होता है, ठीक है। अगर एक पासे को फेंका जाए, एक पासे को अगर फेंका जाए तो कितना आ सकता है, 6 आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर दो पासे को फेंका जाए तो कितना आ सकता है 6 का पावर 2,
मतलब 36 आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि 36 नंबर तक आ सकते हैं। कैसे हम देखेंगे भाई, ऐसा देखेंगे ना, एक पासा फेंकेंगे ना तो मैक्सिमम तो 6 संख्या है, तो 6 का पावर 1 आ सकता है जो कि 6 होता है। अगर दो फेंकेंगे तो 6 का पावर 2 मतलब 36 हो सकता है। अगर 3 पासा फेंकेंगे तो क्या पॉसिबल होता है, 6 का पावर 3 हो सकता है, 216 टर्म आ सकते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कितना पासा में आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात किया गया दो पासा के लिए, दो पासा फेंका गया है तो मैक्सिमम कितना है, 36 है। और नीचे हमेशा मैक्सिमम लिखते हैं, तो नीचे तो 36 आने वाला है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, नीचे 36 आएगा ही आएगा। अब ऊपर कितना आ सकता है, ऊपर 12 कब बनेगा, 12 तभी बन सकता है कि एक पासा में भी 6 आए, दूसरे पासा में भी 6 आए, तो 12 बन सकता है। मतलब एक बार ही चांसेस है 12 बनने का। 1/36 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 1/36 यही राइट आंसर है। इसको आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2, कॉस 3, इस तरह करके टर्म लिखा हुआ, कहां तक, cos 179 तक लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है इसका मान क्या होगा। ठीक है, इन टर्म का मान क्या होगा। ये जब भी क्वेश्चन देता है ना तो ये फिक्स कंसेप्ट पे देता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा कि एक का मान तो पता नहीं है, दो का मान भी पता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, लेकिन जो मान पता है उसी पे सॉल्व कीजिए। हम लोगों को पता क्या क्या होता है भाई, पता होता है 30 का मान पता होता है, 45 का मान पता होता है, 60 का मान पता होता है, 90 का मान पता होता है, एक शून्य का मान पता होता है। कॉस के लिए बात करते हैं तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। 90 का मान 0 होता है। ठीक है, यहां तक है। अच्छा, इसके बीच में 2, 3, 4, 5 ये कंटिन्यू संख्या बढ़ रहा है, इसके बीच में भी ये सब आना चाहिए, ये तो नहीं आएगा। 30 आना चाहिए, इसके बीच में कहीं ना कहीं cos 30 भी होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं cos 45 भी होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं cos 60 भी होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं cos 90 भी होगा। और जब हम संख्याओं को गुना करते हैं, सभी संख्याओं को गुना करते हैं और लास्ट में किसी संख्या का अंत में शून्य आता है, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, शून्य होता है, तो कोई भी संख्या को गुना करेंगे शून्य से तो शून्य दे देगा। इसका आंसर सी आने वाला है, जो कि शून्य हो जाएगा। अब इस समझिएगा कैसे, अगर आपको दिक्कत हुआ तो, जब भी संख्या रिपीटिंग डेसिमल में दिया हो, 1 का मान, 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान, इस तरह से कंटिन्यू बढ़ रहा हो, तो इसके बीच में देखिए कहीं किसी का मान ऐसा है कि शून्य होता हो। तो जैसे हम लोगों को पता है cos 90 पे शून्य होता है, क्या cos 90 इसमें छुपा हुआ है, जी हाँ छुपा हुआ है। तो कंप्लीट आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, दो कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं ट्रिगोनोमेट्री के। यहाँ पे दिया हुआ है cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 168 प्लस cos 96, यहां तक का मान दिया हुआ है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं भाई, इसको लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos 12 डिग्री प्लस cos 84, इसको सेम रहने देंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 12 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 84 लिख सकते हैं। ठीक ठाक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसी पे सेट किया हुआ पैटर्न, इसमें एक पैटर्न आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, cos 12 प्लस cos 84 प्लस, यहां पे लिख सकते हैं माइनस cos 12, ये भी हो जाएगा माइनस में, माइनस cos 84। अब देखिए 84 से 84 कट गया, 12 से 12 कट गया, ओवरऑल क्या आया, शून्य आया, नल बट्टा सन्नाटा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें 3 जोड़ने पे ये संख्या 27 से भी, 35 से भी, 25 से भी, 21 से भी कट जाए। ठीक है, जब ऐसा संख्या दिया जाए कि 27 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, तो आपको पकड़ना क्या है इन चीजों में, यहां पे ध्यान होने चाहिए।
यहाँ पे पकड़ना क्या है कि 27 में 9 छुपा हुआ है, 9 या 27 होता है, तो संख्या 9 का मल्टीपल होगा। 9 के लिए क्या है कि सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये फिक्स है पैटर्न। तो हम देखेंगे 9 का मल्टीपल ही देख लेंगे। 3 जोड़ना है सब में भाई, कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है सब में, तो जोड़िए सब में 3, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4731। अब सब में 3 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 4728 और ये हो जाएगा 4725। अब देखिए कौन 9 से कट रहा है, इसको काट के देखते हैं। 7 3 10, 7 3 10, 1 11 4 15, ये 15 है। 15 तो 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। ये देखेंगे तो 5 आ गया, ये भी नहीं होगा। ये देखेंगे कितना आ गया, 22 आ गया, 22 तो 9 से नहीं कटता है, ठीक है। ये देखेंगे कितना आ गया, 9 9 18, 18 आ गया, 18 तो 9 से कटता है। ऑप्शन क्या होने वाला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होने वाला है। अब डी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपए में बेच लिया, प्रत्येक खिलौनों को 990 में बेचा है। यह पहले खिलौने पे उसे 10% का लाभ और अंतिम पे उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। पहले पे 10% का लाभ, अंतिम पे 10% का हानि होता है। लाभ या हानि कुल प्रतिशत क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन में कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए क्या बोला है, सेलिंग प्राइस सबका सेम है। प्रत्येक खिलौना को कितना में बेचा है, 90 में बेचा है। मतलब कि सेलिंग प्राइस जो 1 है वही सेलिंग प्राइस दूसरा का है, ठीक है। 2 खिलौना है। तो आपसे पूछा गया है लाभ और हानि कुल प्रतिशत क्या, लाभ हानि किस पे कैलकुलेट है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो हमको सीपी निकालना पड़ेगा। उस सामान को खरीद के कितना में लाया भाई, पहले को कितने में खरीदा, दूसरे को कितने में खरीदा, अलग अलग में खरीद के लाया होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, पहले बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट मेथड पे चलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे क्या है। पहले को 10% के लाभ पे बेचा है, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। मतलब कि 10 में खरीदा, 11 में सेल किया, ठीक है। सेकेंड में हम देखेंगे तो 10% का लॉस हुआ है। मतलब कि अगर हम किसी सामान को 10 में खरीदते हैं तो बेचे हैं 9 में। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9 है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 99, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90 और सेलिंग प्राइस होगा 99, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 110 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 99। यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल सीपी हम जोड़ देंगे, CP1 प्लस CP2, और यहाँ पे टोटल हम जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस प्लस 1, सेलिंग प्राइस 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 90 प्लस 110, और इसको हम लिख देंगे 99 प्लस 99। ये कितना हो गया, 200 हो गया, और ये कितना हो गया, 198 हो गया। तो कितना का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ। नुकसान हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, 200 पे डिवाइडेड बाई 100, 2 शून्य से 2 नुकसान काट दिए, यहाँ से काट दिए, 1% का हो गया। 1% का नुकसान हुआ, 1% कहाँ है, ऑप्शन बी में है, 1% का हानि, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसका चलते हैं शॉर्टकट में। इसका शॉर्टकट क्या होने वाला है, जब भी आपके पास सामान को इक्वल में बेचा जाए, सामान को इक्वल में बेचा जाए, तो हमेशा यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगता है। सक्सेसिव मेथड हम आपको बोले थे कि लाभ और हानि कैलकुलेट करने के लिए लिख लीजिए फॉर्मूला। क्या होता है, अगर सेम डेटा है x²/100 ये होता है। अगर एक पे लाभ एक पे हानि होगा ना तो हमेशा हानि होगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, क्या होगा, -10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, -1% का हानि। -1% का हानि कहाँ है, बी ऑप्शन में 1% का हानि, यही सही है। आप शॉर्टकट यहां से बना सकते हैं। कंप्लीट बनाना है तो पूरा वीडियो को देख के जो स्टार्टिंग से सॉल्यूशन है उसको बनाइएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 8450 लोग आए थे, चौथे दिन 16900 हो गया, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, आपसे पूछा गया है। वो था कितना, 84,500, हो कितना गया 169, डबल शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए, ये क्या हो गया, पहले दिन है, ये चौथे दिन है। अब हम इसको कैसे काटेंगे, 13 से काट लेते हैं। अब आपको बोलिएगा कैसे पता चला सर कि 13 से ही काटेंगे,
ऐसे पता चला मेरे भाई कि जब किसी भी संख्या में 169 हो तो डेफिनेटली संख्या कटने वाला ही भी देता है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जो सेट करता है, आपका कोई दुश्मन नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा देगा जो कटे ना, कटने वाला ही संख्या देगा कि जो कट जाए। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ से तो पता चल जाएगा ना कि 13 से कटेगा, तो डेफिनेटली संख्या 13 से कटेगा। ये इसको काटेंगे 13 से, इसको भी काटेंगे। 13 6 78, 13 5 65, देखिए फिर कट गया। 5 13 5 65 और 13 13, ठीक है। पहले दिन 5 लोग आए हैं, चौथे दिन 1 लोग आए हैं, तो कितना कम कर दिए हैं भाई? 4 लोग कम आए हैं। कितने पे? 5 पे कम आए हैं। परसेंटेज के लिए 100 कर दिए हैं। मतलब क्या है? 20 और 20 चौक 80, 80% लोग कम आए हैं। 80% कहाँ है? ऑप्शन ए में है। 80% लोग कम आए हैं, तो 80% इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहां से बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से अपोजिट, विपरीत दिशा में, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किए। दोनों यहां पे खड़े हैं। यहां से एक लोग इस साइड जा रहा, दूसरा आदमी इस साइड जा रहा, ठीक है। पहले लोग चलते हैं, वो चलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये चलती हैं 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, ठीक है। 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस चल देंगे? टाइम जो है अगर 2.5 घंटा है तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, इनके बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाएगा। तो छोटा वाला डेटा तो नहीं आने वाला, 8.75 तो नहीं आने वाला। तो देखेंगे क्या आने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं तो लिख लीजिए। अगर स्पीड विपरीत हो तो S1, ठीक है, प्लस S1 माइनस S2 होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव होगा उसको ले लेंगे। अगर स्पीड समान हो, एक समान, मतलब एक ही दिशा में बोल रहा, दिशा समान, यहां पे समान दिशा हो तो क्या होता है? दोनों का स्पीड जुड़, मतलब एक साइड अगर आना चाहे दोनों तो स्पीड जुड़ जाएगा, अगर दूर जाना चाहे तो स्पीड घट जाएगा। यहाँ पे अलग अलग दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना चाहे, दूर जाना चाहे, तो कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसका स्पीड जो हो जाएगा 30 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 26.5। इसका 26.5 स्पीड हो जाएगा। अगर स्पीड 26.5 है, समय दिया 2.5 घंटा, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, जो कि हो जाएगा 26.5 इंटू 2.5। इसको लिख देंगे। डिजिटल सल लगा दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे हम लगा सकते हैं पॉइंट मत काटा कीजिए, पॉइंट मत काटिए। पॉइंट आएगा 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट नहीं आएगा। कंप्लीट नंबर तो कट जाएगा, कंप्लीट नंबर नहीं हो सकता इसका। 26.5 इंटू 2.5 कैसे लिखेंगे? 26 को अगर 2 से करना होता है, 26 दूना 52 होता है, और 26 का आधा 13 होता है, 52 होता है 65। 65 के आसपास आंसर आने वाला है। 65 के आसपास तो ई नहीं है, ऑप्शन ए ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66.25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजकों में से जोड़ने पर जो संख्या है वो कंप्लीट नंबर, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, कंप्लीट नंबर मिलेगा। इसको बनाएंगे कैसे? कंप्लीट नंबर का मतलब समझते हैं? पूर्ण वर्ग मतलब क्या? रूट के निकालने का मतलब 9 को अगर निकालेंगे तो 3 होता है, 4 को निकालेंगे तो 2 होता है, 16 को निकालेंगे तो 4 होता है, ठीक है। ये कंप्लीट आना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाए? पहले की जो कंप्लीट नंबर उसको हटा दीजिए, 9 को निकल जाएगा बाहर, 9 पहले निकल जाएगा, 9 का 3 होता है। अब 9 के बाद 16 कहीं आया था क्या? देखते हैं। 16 आना चाहिए ना। 13 और 6, 13 3 16 होता है, 16 को भी बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बचा? 11 8 18, 18 बचा, ठीक है। 18 बचा ना। 18 में क्या जोड़ेंगे? 18 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 का क्या होता है? 5। तो 7 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन डी आने वाला है। लेकिन एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, शॉर्टकट काम किया कि नहीं काम किया? तो एक बार जोड़ लेते हैं। कितना है? 7 3 10, 10 10 20, 20 20 और यहाँ पे कितना है? 24, 20 24 कितना? 44 होता है। 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 निकल सकता है, जो कि 7 होगा। आंसर क्या आने वाला? 5। सॉरी 7 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा?
5 आएगा। 5 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ 5, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट काम नहीं किया। अगर मल्टीप्लाइंग होता है तो शॉर्टकट काम करता। मैं चेक कर रहा था कि क्या सम में काम करता है कि नहीं, मल्टीप्लाइंग में काम करता। कभी ऐसा क्वेश्चन आया है, अगले शिफ्ट में लाऊंगा, उसमें देखिए ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य जो है, यदि माध्य 40 है और विचलन 5 है तो उसका विचलन गुणांक मतलब मानक डेविएशन कितना होगा? तो ये आपसे पूछा गया, डेविएशन कितना चेंज होगा भाई? 5 डेविएशन है टोटल 40 पे इंटू 100 परसेंटेज के लिए 1/8। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5। 12.5 प्रतिशत कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है। 12.5 लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन था। ये भी देखिए एनटीपीसी 2020 में ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कुछ डेटा मैं लिखाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। अगर 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, कितना अभाज्य संख्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? अभाज्य संख्या कितना कितना होता है वो मैं लिखा देता हूँ। 1 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है भाई? 15 होता है। और 50 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 10 होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो टोटल हो जाएगा 25। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ 55 तक बोला है, तो 1 से 50 तक तो 15 हो गया। 15 के बाद अभाज्य संख्या देख लेंगे। 51 अभाज्य नहीं है, 52 अभाज्य नहीं है, 53 अभाज्य है, 54 अभाज्य नहीं है। एक संख्या से बढ़ा दीजिएगा, 16 संख्या हो जाएगा। 16 संख्या कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16 संख्या। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनटीपीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई निकालना है। गणना वार्षिक तौर पे होती है, मतलब सालाना होता है। एक राशि है, एक अमाउंट है, 2 साल में 1600 होता है। प्रिंसिपल हम कुछ इन्वेस्ट किया नहीं पता है, 1600 हो गया 2 सालों में। अगले फिर 1 सालों के बाद यही अमाउंट 1700 हो गया, 1700 हो गया। आपसे पूछा गया है ब्याज की गणना करना है, ब्याज कितना होगा? 1 साल में कितना हो गया है? 1600 से 1700 हो गया है। इसका अनुपात हम ले लेंगे, 1600 से 1700 हो गया है। बढ़ा कितना? 16 से 17 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 16 पे बढ़ा है। परसेंटेज के लिए 100 निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1/16 होता है 6.25। 6.25 कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालने का इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम निकालने का नीड नहीं है। आगे पीछे गुना भागा मत कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है, यदि एक संख्या और उसके 25% का डिफरेंस 24 है, ठीक है, एक संख्या है, एक संख्या खुद संख्या कितना होता है? कोई भी संख्या 100 होता है, अपने खुद में 100% होता है। अगर आपसे बोला है कि एक संख्या है जो कि 100 है, एक संख्या 100 है, उसका खुद का 25% का डिफरेंस कितना होगा? 24 हुआ है। मतलब कि 75% का डिफरेंस कितना है? 24 है। आपसे पूछा संख्या कितना है, संख्या 100% का मान पूछा गया है भाई। 24 अगर 75 का मान है तो 100 का मान आप निकाल दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 8 तिया 24 और कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। 32 इसका सही आंसर है। 32 क्या है? ऑप्शन सी में दिया है 32, यही इसका सही आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप 32 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। होप सो आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज करवाऊँ। आप लोगों का इसमें क्या डिसीजन है कमेंट कीजिएगा, चैप्टर वाइज होना चाहिए कि नहीं। और तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इसका जो भी एनोटेशन होगा वो कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।